वेल दोस्तों, कौन कहता है भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया? क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। इतना चौंकिए मत, हम सही कह रहे हैं। मतलब भारत को कभी विदेशी कंपनियों के हमले से भी लड़ना पड़ा, कभी अंग्रेजों से, कभी विदेशी ताकतों से, कभी आतंकवादियों से, तो वहीं 700 से भी ज्यादा सालों तक तो भारत धर्म की लड़ाई लड़ा है। और सच अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो ये सच है, भारत आज भी धर्म और मजहबों की लड़ाई लड़ रहा है। मतलब भारत किसी न किसी तरह से लड़ता है और उससे हमेशा जीतता रहता है, जिसके लिए कई महान लोग आज भी शहीद हो जाते हैं। पर दुख तो तब होता है दोस्तों, जब उन शहीद के परिवारों को जो इज्जत मिलनी चाहिए उसके बदले उन्हें आम लोगों से भी बदतर जिंदगी जीनी पड़ती है। मतलब क्यों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अपने ही परिवार को आज की तारीख में भी झांसी फोर्ट में टिकट लेकर एंट्री मिलती है? क्यों महान क्रांतिकारी भगत सिंह के परिवार को गायब होना पड़ा और साधारण जीवन जीना पड़ रहा है आज भी? वेल दोस्तों, आज हम 10 ऐसे महान क्रांतिकारियों के परिवार कहाँ हैं और वो इस वक्त क्या कर रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। पर आगे चलने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या आप जानते हैं अंग्रेजों के खिलाफ हमारे सबसे पहले क्रांतिकारी कौन थे? ना, मंगल पांडे से भी पहले हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत। वो साल था 1855 का। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा, वरना मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप वीडियो के एंड तक ये बात जरूर आपको बताऊंगा। पर जो बलिया के शेर महान मंगल पांडे ने बिगुल बजाई थी, उससे अंग्रेज पूरी तरह पगला गए थे और शुरू हो गई थी आजादी की लड़ाई। और दोस्तों, तब से लेकर आज तक मंगल पांडे की 5वीं पीढ़ी भारत में बहुत ही आम जिंदगी जी रही है। हालांकि 2019 में मंगल पांडे के परिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मान दिया गया, पर उससे पहले तक तो दोस्तों उन्हें कोई पूछना भी जरूरी नहीं समझता था। इतना ही नहीं, उनके परिवार ने विरोध भी किया था जब आमिर खान की फिल्म मंगल पांडे आई थी। दरअसल उनका कहना था कि फिल्म में पैसा कमाने के लिए कई सीन गलत दिखाए गए हैं। वैसे आप खुद सुनिए कि उनके परिवार ने क्या बोला था। पर दोस्तों, बड़े लोग का तो पता नहीं, पर आज भी हमारा देश और हमारे देश के हर आम नागरिक उनकी शहादत को नमन करते हैं, और हमसे भी ज्यादा नमन करते थे उस समय के शूरवीर, क्योंकि इस लड़ाई और आजादी की ज्योति को जलाए रखा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। क्योंकि अब मंगल पांडे की शहादत की गूंज देश के हर कोने कोने तक पहुंच चुकी थी। पर ग्वालियर के राजा जब अंग्रेजों से मिलकर लक्ष्मीबाई पर हमला करने का प्लान बना रहे थे, तब ये बात लक्ष्मीबाई को पता चल गई। दरअसल दोस्तों, बिना किसी राजा के झांसी के किले में अंग्रेजों का प्रवेश करना बिल्कुल ही असंभव था। इसलिए ग्वालियर के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों के साथ अपनी सेना भी भेजी। यानी सीधी भाषा में बोले तो ग्वालियर के राजा अपने ही देश के साथ गद्दारी कर गए, जिस वजह से ग्वालियर के राजा का नाम देश के 10 सबसे बड़े गद्दारों में भी लिया जाता है। वैसे अगर हिंदुस्तान के 10 सबसे बड़े गद्दारों के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और दोस्तों, लक्ष्मीबाई को जैसी इस बात का अंदाजा हुआ कि ग्वालियर के राजा और अंग्रेज उनके किले पर हमला करने वाले हैं, वैसे ही लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे को खुद से बहुत ही दूर किसी के पास छोड़ दिया। और आज उसका नतीजा देखिए, आज उन्हीं के अपने परिवार को अपने पूर्वज के किले में जाने के लिए टिकट लेना पड़ रहा है, क्योंकि गुमनामी में जीने की वजह से दामोदर राय को अपना जीवन गरीबी में ही बिताना पड़ा। लेकिन दामोदर राव जाने से पहले अपने बेटे लक्ष्मण राव को इंदौर में शिफ्ट कर गए, जहां लक्ष्मण राव बतौर टाइपिस्ट कार्यरत रहे। और दोस्तों, तब से लेकर 2011 तक रानी लक्ष्मीबाई के वंशज इंदौर में ही बसे रहे। उसके बाद पैसों की तंगी की वजह से काम की तलाश करते करते लक्ष्मीबाई के वंशज नागपुर आ गए, और तब से वो आज भी वही है और एक साधारण जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि लक्ष्मीबाई के वंशज में अब उनकी चौथी पीढ़ी अरुण राव झांसी वाले और उनके बेटे योगेश अरुण राव झांसी वाले हैं, जिनका तब से लेकर आज तक कोई भी पॉलिटिक्स या उससे जुड़ा हुआ नहीं है। पर दोस्तों, एक शख्स है जिसकी पॉलिटिक्स का लोहा आज भी बड़े बड़े राजनेता और दुनिया मानती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, जिनकी सोच और मौत का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। हालांकि नेताजी जन्म से ही काफी तेज स्टूडेंट थे, जिस वजह से वो सिविल सर्विस पास करने के लिए बाहर भी गए थे। पर अपने देश की हालत और अंग्रेजों के जुल्म की वजह से वो सब बीच में ही छोड़ के भारत वापस आ गए और इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट का हिस्सा बन गए। और फिर क्या था दोस्तों, देश की आजादी के लिए विदेश जा पहुंचे और वहां आजाद हिंद सेना का निर्माण किया। और हिटलर की मदद से ही बोस ने अंग्रेजों पर आक्रमण के लिए एक बेहतरीन सेना का निर्माण कर लिया था। और इसी सिलसिले में बोस ऑस्ट्रेलिया हंगरी विजिट पर थे, जो उस वक्त का जर्मनी था, जहां वॉर की तैयारी के दौरान उनकी मुलाकात इमलिश हेंसल से हुई, जिनसे उन्होंने शादी कर ली। लेकिन साल 1942 को बोस अपनी पत्नी और 2 महीने की बेटी अनीता बोस पफ को ऑस्ट्रेलिया में छोड़कर जापान चले गए, और 1945 के बाद से उनको किसी ने नहीं देखा आज भी। हालांकि आज उनकी बेटी अनीता बोस ऑस्ट्रेलिया की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी में पॉलिटिशियन है, और वहीं अनीता ने जर्मन प्रोफेसर मार्टिन पफ से शादी कर ली थी। और आज ऑस्ट्रेलिया में बोस के 3 ग्रैंडसन्स हैं, थॉमस, कृष्णा और
माया करीना, जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं है। पर दोस्तों दुख की बात तो ये है कि आज उन्हें इंडिया में कोई नहीं पहचानता। एक देश प्रेमी और थे वीर सावरकर, जिनकी जिंदगी धरती पर रहते हुए किसी नर्क से कम नहीं बीती। दरअसल वो गंगाधर तिलक से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, जिसे विनायक दामोदर सावरकर उनके साथ ही उनके क्रांति में जुड़ गए थे और आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते वो लंदन तक जा पहुंचे थे और 13 मई 1910 को पेरिस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पर दोस्तों वो वहां से भी भाग निकले। हालांकि उन्हें फिर 24 दिसंबर 1910 को पकड़कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और इसके तुरंत बाद यानी 31 जनवरी 1911 को ही उन्हें दोबारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यानी मतलब समझे दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय क्रांतिकारी को दो आजीवन कारावास की सजा सुना दी, जो कि विश्व के इतिहास में पहली और अनोखी सजा थी। हालांकि तब भी सावरकर को लेकर अंग्रेजों में डर खत्म नहीं हुआ। और फिर क्या था, नासिक जिले के कलेक्टर जंक्शन के झूठे षड्यंत्र कांड में उनका नाम देकर उनको काले पानी की सजा दे दी और सेलुलर जेल भेज दिया गया। हालांकि 1901 में वीर सावरकर ने यमुनाबाई से विवाह किया था और उनके 2 पुत्र थे। हालांकि प्रभाकर स्मॉल पॉक्स की वजह से जल्दी दुनिया को अलविदा कह गए और विश्वास सावरकर भी 2010 में दुनिया छोड़ गए। फिलहाल उनकी 2 बेटियां हैं, असीलता जो ठाणे में रहती है और दूसरी विदुला जो हैदराबाद में रह रही है अभी और बहुत ही साधारण जिंदगी जी रही है। वैसे दोस्तों एक महान व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्हें भारत रत्न तक दिया गया, पर फिर भी उनका परिवार आज गुमनाम है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले भारत की आजादी में भी अहम रोल निभाया था, चंपारण मूवमेंट और नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में शामिल होकर। जिसके बाद भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडियन नेशनल कांग्रेस का अक्टूबर 1934 में प्रेसिडेंट चुना गया और फिर आजादी के बाद भी इन्हें 1950 में एंट्रीम प्रेसिडेंट बनाया गया। और फिर वो वक्त आया जब इलेक्शन हुआ, यानी 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने, जिन्होंने राजवंशी देवी से शादी की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बेटे मृत्युंजय प्रसाद, जो 1967 से 1971 के बीच सिवान से 4th लोकसभा के मेंबर भी बने, यानी चुनाव जीते। पर बाद में मृत्युंजय प्रसाद ने भी राजनीति से अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिलहाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 3 पोतियां हैं, जिसमें 2 झारखंड और 1 पटना में रहती है और अब इनमें से किसी का भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पर दोस्तों इनसे भी ज्यादा साधारण जीवन था शहीद आजम भगत सिंह का, जिनकी देशभक्ति 100 साल पुरानी है, पर उनका नाम आज भी दिल में देश प्रेम की मशाल जला देता है। पर दोस्तों आजादी के बाद सब भगत सिंह की शहादत को तो याद करने लगे, पर उनके परिवार को भूल गए। लेकिन उसके बाद एक शख्स आए जिन्होंने उनके परिवार को ढूंढ निकाला और वो थे एक्टर मनोज कुमार, जिसके बाद सरकार ने उनकी मदद के लिए भी हाथ बढ़ाया था। फिलहाल उनके परिवार में उनके छोटे भाई के 2 पुत्र जोरावर सिंह संधू और सरदार करणजीत सिंह है, जो सहारनपुर में रहते हैं। हालांकि आज इनके बड़े भाई के एक पोते यादवेंद्र सिंह भी हैं, जो शहीद भगत सिंह के ब्रिगेड के प्रेसिडेंट हैं आज। इन्हीं की तरह एक और महान देश प्रेमी थे खुदीराम बोस, जिन्हें क्रांतिकारियों द्वारा अपने देश के लिए फांसी चढ़ने वाले सबसे कम उम्र का युवा क्रांतिकारी देशभक्त माना गया है, जिन्हें क्रूर अंग्रेजों ने सिर्फ 18 साल की छोटी सी उम्र में फांसी की कठोर सजा दे दी थी। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि खुदीराम पर वंदे मातरम पैम्पलेट वितरण और राजद्रोह का आरोप है। साथ ही न्यायाधीश किंगफोर्ड को मारने की योजना भी खुदीराम की थी, जिसने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, जिसके गुस्से में आकर खुदीराम बोस ने किंगफोर्ड के बग्गे पर बम फेंक दिया था और आराम से जाकर वैनी स्टेशन पर सो गए थे और उन्हें वैनी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि दोस्तों खुदीराम द्वारा किया गया ये बम विस्फोट इतनी बड़ी क्रांति की हुंकार थी कि अंग्रेज ऑफिसर 3 दिन तक ठीक से सो नहीं पाए थे और इसी डर के मारे अंग्रेजों ने उन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी पर क्रूरता से लटका दिया था। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि खुदीराम बोस के फांसी के वक्त महान क्रांतिकारी भगत सिंह महज 11 महीने के थे। हालांकि दोस्तों खुदीराम बोस की शहादत के कई सालों बाद सरकार ने वैनी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर उस स्टेशन का नाम खुदीराम बोस पूसा कर दिया उनके सम्मान में, जो आज बिहार के समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर के बीच में पड़ता है। हालांकि दोस्तों खुदीराम के माता पिता का निधन तो कुछ ही सालों बाद हो गया था, पर उनकी एक बड़ी बहन थी अपरूपा रॉय, जिनकी शादी अमृतलाल रॉय से हुई थी और खुदीराम बोस के फांसी के वक्त उनका एक बेटा था, जिससे मिलने की आखिरी चाह खुदीराम बोस ने फांसी से पहले भी रखी थी। हालांकि उनके मरने के बाद उनकी बहन को एक और बेटा हुआ, यानी उनकी बहन की कुल 2 संतान थे, जिनके बच्चे आज बिहार में रहते हैं, पर वो आज भी एक गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता, जो कि दोस्तों बहुत ही दुखद बात है। हालांकि दोस्तों इन महान क्रांतिकारियों की वजह से हमें आजादी तो मिल गई थी, पर आजादी के बाद सबसे बड़ी मुश्किल थी बटे हुए देश को एक करना, क्योंकि अंग्रेज जाते जाते भी अपने डिवाइड एंड रूल की चाल चल गए थे। जिस सोच के लिए उन्होंने पाकिस्तान तो बनाया ही, साथ
साथ ही देश के सभी राजाओं को ये भी बोल दिया कि सभी राजा स्वतंत्र हैं अपना एक देश बनाने के लिए। पर उस वक्त मौजूद थे हमारे देश के एक और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अपनी बुद्धि और रणनीति से पूरे भारत को एक कर दिया। वरना महाराष्ट्र से बंगाल जाने के लिए आपको पासपोर्ट लगता और देश पूरी तरह से टूट जाता। हालांकि दोस्तों लौह पुरुष सरदार पटेल भारत को एक करने के बाद ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाए और 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया, वरना वो पाकिस्तान को भी कब कब भारत का हिस्सा बना लेते। हालांकि दोस्तों सरदार पटेल की पत्नी का निधन पहले ही यानी 1909 में ही हो गया था, लेकिन आजादी के बाद तक उनके 2 बच्चे थे, दया भाई और मनी बहन। वैसे मनी बहन ने कभी शादी नहीं की और पिता के निधन के बाद 1952 से 1977 के बीच राजनीति में सक्रिय रहे। और आज सरदार पटेल के बेटे भी धरती पर नहीं है, पर आज सरदार पटेल के 2 पोते हैं। वैसे बिपिन पटेल दया भाई पटेल के पहली पत्नी के बेटे थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं दया भाई पटेल की दूसरी पत्नी के बेटे गौतम पटेल अमेरिका में है, जिन्हें कभी भी सार्वजनिक जिंदगी में नहीं देखा गया है। पर दोस्तों समस्या यहीं खत्म नहीं हुई, अब इससे भी बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि भारत तो एक हो रहा था पर उसे चलाया कैसे जाए। और तब फिर इसकी पूरी जिम्मेदारी ली बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जिनका जीवन इतनी कठिनाइयों से गुजरा था कि उनको जिंदगी में किसी भी आसान काम को करने की एक समय के बाद आदत ही नहीं रही। और शायद इसी वजह से उन्होंने जिम्मेदारी ली भारत जैसे विशाल विभिन्न परिस्थितियां, अलग अलग भाषाएं, वेशभूषाएं, जात पात और हर 100 किलोमीटर पर रीति रिवाज का बदलाव, इन सब को सोचते हुए पूरे भारत को एक साथ पिरोना था, जो उन्होंने बखूबी किया। और सिर्फ 2 साल 11 महीने में इनके साथ मिलकर पूरा संविधान लिख दिया। लेकिन दोस्तों आज कहाँ है ऐसे महान शख्स का परिवार? तो दोस्तों ये रही स्क्रीन पर BR अम्बेडकर की 3rd जनरेशन, जो आज अपनी अपनी पार्टी चला रही है। वैसे दोस्तों ये लोग जितने ही भारत के लिए महान क्रांतिकारी थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो हिंदुस्तान से ही गद्दारी कर गए। यानी दोस्तों ये 10 गद्दार ना होते ना, तो हिंदुस्तान की कभी ये दुर्दशा ही ना होती। वैसे इस वीडियो पर क्लिक करके आप भारत के 10 सबसे बड़े गद्दार को देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इतने महान क्रांतिकारियों के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों पूछे गए सवाल का आंसर है 1855 में ही आजादी की पहली नींव रखी थी संतलाल टोली के लीडर सिद्धू और कनू मुर्मू ने। और आज वक्त देखिए इन्हीं शूरवीरों के ट्राइब से नाता रखने वाली हमारी प्रेसिडेंट है ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू, जिसके लिए जय हिंद लिखना तो बनता है।